नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं हूं दिया खटवानी और स्वागत है आपका के न्यूज़ में। चलिए गौर करते हैं खबरें फटाफट पर। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना के लिए 6 परंपरागत पनडुब्बियों के निर्माण को मंजूरी दी है। इस पर करीब 43,000 करोड़ रुपए लागत आने का अनुमान है। इन पनडुब्बियों के देश में निर्माण के प्रस्ताव का अनुरोध शीघ्र जारी किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई रक्षा अधिग्रहण परिषद की बैठक में यह फैसला किया गया है। प्रोजेक्ट 75 इंडिया के तहत 6 पनडुब्बियों के निर्माण के लिए निविदा जारी करने की अनुमति दी गई है। मंत्रालय ने लगभग 6,800 करोड़ रुपए के हथियारों और उपकरण के खरीद से संबंधित प्रस्तावों को भी मंजूरी दी। एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय में डीएससी ने सशस्त्र बलों को तत्काल खरीद की समय सीमा 31 अगस्त तक बढ़ा दी है। डीएससी खरीद संबंधी निर्णय लेने वाली रक्षा मंत्रालय की सर्वोच्च संस्था है। हिंद महासागर क्षेत्र में चीन के बढ़ती गतिविधियों को देखते हुए यह फैसला किया गया है। भारतीय नौसेना के पास फिलहाल 15 पनडुब्बियों है। उसके बेड़े में 2 परमाणु पनडुब्बी आईएनएस अरिहंत और आईएनएस चक्र भी है। नौसेना ने भी योजना 24 नई पनडुब्बियों को हासिल करने की है। हिंद महासागर क्षेत्र में चीनी जहाजों की बढ़ती उपस्थिति के मद्देनजर अपने पनडुब्बी संचालन और नौसेना बेड़े का उन्नयन भारतीय नौसेना के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। नौसेना के लिए 6 पनडुब्बियों का निर्माण आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत किया जाएगा। प्रोजेक्ट 75 इंडिया के तहत 2 भारतीय कंपनियां एक विदेशी निर्माता के सहयोग से काम कर सकती है। प्रोजेक्ट के लिए रिस्केट ऑफ प्रपोजल पंजगांव, डॉस्क ली और निजी कंपनी लॉर्सन एंड ट्रूबो की जारी हो सकता है। सूत्रों ने कहा कि इसमें 1 महीना लग सकता है। नौसेना के सूत्रों के अनुसार इस प्रोजेक्ट के पूरा होने में 12 साल लगेंगे। वैश्विक नौसेना विश्लेषकों के अनुसार चीनी नौसेना के पास अभी 50 से अधिक पनडुब्बियां और लगभग 350 जहाज हैं। अगले 8 से 10 वर्षों में जहाजों और पनडुब्बियों की कुल संख्या 500 के पार जाने का अनुमान है। भारतीय नौसेना भी सामरिक साझेदारी मॉडल के तहत 57 लड़ाकू जेट, 111 हेलीकॉप्टर और बहु भूमिका वाले 123 हेलीकॉप्टर खरीदने की प्रक्रिया में है। इजरायल 2 साल में 5वें चुनाव की तरफ जाने से फिलहाल बच गया है। 12 साल प्रधानमंत्री रहे बेंजामिन नेतन्याहू अब प्रधानमंत्री नहीं रहे। उनका स्थान गठबंधन सरकार के मुखिया नफ्ताली बेनेट लेंगे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। इसका दिलचस्प पहलू ये है कि बेनेट 26 अगस्त 2023 तक की कुर्सी पर रहेंगे। यश एटेड पार्टी के चीफ एयर लैपिड प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन एक्सपर्ट मानते हैं कि इस गठबंधन सरकार का लंबा चलना मुश्किल है। इनमें विचारधारा का टकराव रहेगा। यहाँ इजरायल की रियासत और ताज़ा घटनाक्रम से जुड़ी अहम बातों को समझते हैं। इजरायल में भारत की तरह कई राजनीतिक दल हैं, यानी बहुदलीय व्यवस्था है। इनकी विचारधारा भी अलग अलग है। ऐसे ताज़ा घटनाक्रम से ही समझ लीजिए नफ्ताली बेनेट जिस यामीना पार्टी के नेता हैं उसे आप राइट विंगर, दक्षिणपंथी या बहुत सामान्य तौर पर कट्टरपंथी पार्टी कह सकते हैं। 8 दलों के गठबंधन में यश एटेड पार्टी और राम पार्टी भी है। मजे की बात यह है कि यश मध्यमार्गी का सेंट्रिस्ट विचारधारा वाली पार्टी है। वो ज्यादा कट्टरपंथी भी नहीं है और ज्यादा नर्म भी नहीं है। अरब मुसलमानों की राम पार्टी भी कलेशियन का हिस्सा है। ये इजरायल में रह रहे अरब मूल के मुसलमानों की कई पार्टियों में से एक है और उनके ही हक हकूक को तवज्जो देती है। 2 साल में 4 चुनावों के बाद भी किसी पार्टी को अकेले के दम पर स्पष्ट बहुमत नहीं मिली। संसद में कुल 120 सीटें हैं। बहुमत के लिए 61 सांसद चाहिए, लेकिन मल्टी पार्टी सिस्टम है और छोटी पार्टियां भी कुछ सीटें जीत जाती है। इसी वजह से किसी एक पार्टी को बहुमत पाना आसान नहीं होता। नेतन्याहू के साथ भी यही हुआ। मार्च में जारी रिपोर्ट के मुताबिक नेतन्याहू के लिक्विड पार्टी के पास 30 सांसद हैं। समर्थकों के साथ यह संख्या 52 हो जाती है। फिर भी बहुमत से 9 सीटें कम हैं। दूसरी तरफ बेनेट की यामीना के 5 महज 7 और राम पार्टी के पास 5 सांसद है। समर्थकों के साथ आंकड़ा 56 हो जाता है। नेतन्याहू के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले चल रहे हैं। हो सकता है उन्हें सजा भी हो जाए, इसलिए उनके विरोधी एकजुट हो गए हैं। डिफेंस और फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट हर्ष पंत इजरायल के मामलों पर पैनी नजर रखते हैं। ताज़ा घटनाक्रम पर पंत कहते हैं, इजरायल ने 2 साल में 4 चुनाव देख लिए, लेकिन किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिली। नेतन्याहू सबसे बड़े दल लिक्विड पार्टी के नेता हैं, लेकिन उनके पास भी बहुमत नहीं था।
विपक्षी दलों के गठबंधन का मकसद ही नेतन्याहू को कुर्सी के हटाना था। नए गठबंधन में सभी पार्टियों की अलग अलग सोच है। प्रधानमंत्री भी रोटेटिंग पॉलिसी पर होगा। राम पार्टी पहली बार किसी सरकार का हिस्सा बन रही है। दूसरी अरब मुस्लिम समर्थक पार्टियां इस कोएलिशन में शामिल नहीं हुई। हालांकि राम पार्टी के सत्ता में होने से अरब मूल के लोगों को फायदा हो सकता है। वैक्सीनेशन को तेज करने की मांग करते हुए शुक्रवार को पूर्व मंत्री और विधायक जीतू पटवारी भावनाओं में बह गए। उन्होंने कहा कि इंदौर में प्रतिनिधि 1 करोड़ वैक्सीन लगाना चाहिए। हालांकि इंदौर की कुल आबादी करीब 35 से 40 लाख है। इसमें से 28 लाख लोग ऐसे हैं जो वैक्सीनेशन के लिए पात्र हैं। बाद में उन्होंने अपनी भूल को सुधारते हुए कहा कि प्रतिनिधि 1 लाख वैक्सीन लगाना चाहिए। पटवारी के इस बयान के बाद भाजपा ने चुटकी ली है। भाजपा प्रवक्ता ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डालते हुए लिखा, धीरे आओ माताजी, कोई नींबू निचोड़े रहे भैया। अब जीतू पटवारी ने इंदौर में 1 करोड़ वैक्सीन लगवाने का ज्ञापन दिया है, जबकि यहाँ की कुल आबादी 35 लाख है। चोरी के रास्ते बनी अब भाजपा की शिवराज ने एक नई शैली डेवलप कर ली है। उन्होंने कहा कि राशन की दुकान पर राशन सरकारी बांटता है। फोटो भाजपा के नेताओं का लगता है। यह कैसा लोकतंत्र है? ऐसा ही चलता रहा तो कांग्रेस कंट्रोल दुकान पर जाकर विरोध करेगी। इन सभी बातों से हमने कमिश्नर को अवगत करवा दिया है। कोई कदम नहीं उठाए गए तो हम इसका विरोध करेंगे। कोविड संक्रमण से कई लोगों की मौत हो गई है। इस महामारी से लड़ने का एकमात्र उपाय वैक्सीन है। मोदी सरकार प्रतिनिधि के हिसाब से 16 लाख लोगों को वैक्सीन लगा पा रही है। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने उनसे अनुरोध किया कि वैक्सीनेशन कार्यक्रम को तेज और फ्री किया जाए। हालांकि मोदी सरकार की चाल कछुए जैसी है। राजनीति कर रहे अपना फोटो लगा रहे हैं। वैक्सीन लगवाने पर लोगों को प्रधानमंत्री मोदी के फोटो वाला सर्टिफिकेट मिलता है। ऐसे में जो कोविड से मरे हैं उन्हें सर्टिफिकेट के भी प्रधानमंत्री की फोटो होनी चाहिए। इस शैली का कांग्रेस पार्टी विरोध करती है। यह बात पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने मीडिया से कही है। इंदौर में अपर कलेक्टर की सरकारी गाड़ी लेकर सुरक्षाकर्मी एक दुकान पर पहुंचा। दुकान सुलवाई गई और साहब के लिए खरीदी गई। आम जनता दुकान पर खरीदे या कुछ दुकान खोल ले तो उसे जेल भेज दिया जाता है। ऐसे में साहब को छूट देना लोगों को हजम नहीं हुआ। इसका एक वीडियो भी वायरल हुआ है। इंदौर में 2 दिन पहले गोलियों में सब्जी बेचने वाले 2008 लोगों को गिरफ्तार कर सेंट्रल जेल भेजा गया। इन गरीबों का कसूर इतना था कि इन्होंने अपने परिवार को पालने के लिए गलियों में घूमकर सिर्फ सब्जी बेच रहे थे। इंदौर जेल रोड पर बुधवार दोपहर में अपर कलेक्टर की गाड़ी आकर रुक सकती है। उनका सुरक्षाकर्मी एक दुकान को खुलवाता है और उस पर से मोबाइल चार्जर लेकर वापस रवाना हो जाता है। नंबर से जानकारी निकालने जाने पर साफ हुआ है कि यह गाड़ी इंदौर के अपर कलेक्टर अभय बेड़ेकर की है और सरकारी सुरक्षाकर्मी उनके लिए सामान ले गया। मामले में अपर कलेक्टर बेड़ेकर ने बात की तो उनका कहना है कि मैंने दुकान तो नहीं खुलवाई, दुकान खुली हुई थी। मेरे फोन का कार्ड खराब हो गया था, मोबाइल चार्ज ही नहीं हो रहा था। बिना मोबाइल फोन के उच्च अधिकारियों और अन्य अधिकारियों से संपर्क करना मुश्किल था, इसलिए सैनिक को जेल रोड भेजा था। अब सवाल ये उठता है कि क्या बिना अधिकारी की सुरक्षाकर्मी कहीं भी जा सकता है और किसी दुकान का खुलवा सकता है? जिस जेल रोड को पूरी तरह से बंद रखा है उस पर दुकान कैसे खुली हो सकती है? ब्लैक फंगस से जूझ रहे मरीजों के लिए राहत की खबर है। हिमाचल प्रदेश के बद्दी स्थित फार्मा कंपनी से 24,000 इंजेक्शन की खरीदी के बाद शुक्रवार सुबह इंजेक्शन की पहली खेप इंदौर एयरपोर्ट पर उतरी है। पहली खेप में 12,240 एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन आए हैं। हिमाचल प्रदेश से इंजेक्शन गुरुवार शाम 280 किलोमीटर का ग्रीन कॉरिडोर बनाकर दिल्ली तक लाए गए। इंजेक्शन की डिमांड को देखते हुए दूसरे राज्य हमारा इंजेक्शन न ले जाएं, इसलिए इंदौर के अफसरों की टीम हिमाचल गई थी। इंजेक्शन कुल 34 बॉक्स में आए हैं। एक बॉक्स में 360 वायल मौजूद है। इंदौर के प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट, संभायुक्त डॉक्टर पवन शर्मा और AKVN के MD रोहन सक्सेना के एयरपोर्ट पर इंजेक्शन रिसीव किए हैं। शुक्रवार सुबह ने एयरलिफ्ट कर इंदौर लाया गया। शेष 12,000 इंजेक्शन 2-3 दिन बाद आएंगे। इसके लिए संभायुक्त डॉक्टर पवन शर्मा करीब 15 दिन से कोशिश कर रहे थे। 18 मई को उन्होंने फार्मा कंपनियों के साथ बैठक की, जिसमें पता चला कि हिमाचल में नई कंपनी ने प्रोडक्शन शुरू किया है। उन्होंने AKVN MD रोहन सक्सेना को जवाबदारी सौंपी।
रोहन सक्सेना ने इंदौर के मरीजों की डिमांड निकालकर कंपनी को भेजा तो वह इंजेक्शन देने को तैयार हो गई, लेकिन उसकी शर्त रखी कि भुगतान एडवांस करना होगा। अफसरों ने कंपनी की वैधता, इंजेक्शन की प्रामाणिकता जांचने के लिए 2 ड्रग इंस्पेक्टर भेजे। उनकी जांच के बाद ही कंपनी को भुगतान किया। कंपनी के पास दूसरे राज्यों से भी डिमांड आने लगी तो डॉक्टर शर्मा ने 2 अफसरों की एक और टीम भेजी ताकि कोई दूसरा राज्य हमारे इंजेक्शन न ले जाए। देर रात स्वास्थ्य संयुक्त आकाश त्रिपाठी व डॉक्टर शर्मा ने तय किया कि सुबह विशेष विमान से इंजेक्शन इंदौर बुलाई जाए। आयुर्वेद पद्धति से अपना इलाज कराने के लिए आमादा आशाराम ने राजस्थान हाईकोर्ट से निराशा हाथ लगने के बाद अब सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दायर की है। सुप्रीम कोर्ट ने आज आशाराम की अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए राजस्थान सरकार व जेल प्रशासन को नोटिस जारी किया है। अगली सुनवाई 7 दिन बाद होगी। जेल से बाहर आने के चिपचिपाहट में आशाराम अब तक करीब 25 जमानत याचिका दायर कर चुके हैं। किसी भी कोर्ट से उसे राहत नहीं मिल पाई। नाबालिग छात्रा के यौन उत्पीड़न मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहा आशाराम जोधपुर जेल में कोरोना संक्रमित हो गया था। इसके बाद उसे इलाज के लिए जोधपुर एम्स में भर्ती कराया गया। दौरान उसके अपना इलाज आयुर्वेद पद्धति से कराने के लिए 2 माह की जमानत मांगी थी। राजस्थान हाईकोर्ट ने एम्स से उसकी मेडिकल रिपोर्ट तलब की थी। एम्स के मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट में आशाराम को किसी प्रकार की गंभीर बीमारी नहीं बताई गई। इसके आधार पर हाईकोर्ट ने आशाराम की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। आशाराम ने हाईकोर्ट के इस फैसले को आज सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। आशाराम के वकील राकेश लूथरा ने अर्जी पेश कर जमानत देने की मांग की। न्यायाधीश BR गवईन व न्यायाधीश कृष्ण मुरारी की खंडपीठ में मामले की सुनवाई खंडपीठ ने इस मामले में राजस्थान सरकार और जेल प्रशासन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। शुक्रवार को दिन भर चिलचिलाती धूप रही, मगर शाम होते ही रायपुर शहर बारिश में सराबोर हो गया। शहर के हर हिस्से में करीब 30 मिनट तक तेज बारिश होती रही। इसके बाद रुक रुक कर बूंदें शहर को भिगाती रही। जयस्तंभ चौक, मालवीय रोड और तालिबान जैसे हिस्सों में लोग दुकानें के शेड के नीचे खुद को भीगने से बचा नजर आ रहे थे। अब मौसम विभाग ने आने वाले 4 दिनों तक प्रदेश के हर संभाग में हल्की बारिश की संभावना जताई है। यह भी कहा कि दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में 5 जून शनिवार को कुछ जगहों पर अंधड़ चलेगी और बिजली भी गिर सकती है। शुक्रवार की रात तक रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर और सरगुजा में अंधड़ और बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के एक्सपर्ट्स ने बताया कि हवा का एक चक्रीय चक्रवाती घेरा दक्षिण बिहार के ऊपर है। छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग में अरब सागर में समी तथा दक्षिण छत्तीसगढ़ में बंगाल की खाड़ी से नमी आ रही है। इसी वजह से बारिश होने की संभावना है। हालिया के बारिश हल्की हो गई है। जशपुर, रायगढ़ के सरगुजा के ग्रामीण इलाकों में बिजली गिर सकती है। मौसम विभाग के वैज्ञानिकों ने शुक्रवार शाम को हुई बारिश का एनालिसिस किया। टीम ने पाया कि मौसम देर रात तक और आक्रामक हो सकता है। इसके बाद मौसम विभाग की तरफ से संभावना जताई गई कि कुछ जगहों पर बिजली गिर सकती है। महाराष्ट्र में अनलॉक को लेकर महाविकास उगाड़ी ने नेताओं के बीच खड़े हुए कंफ्यूजन को लेकर नेता विपक्ष और पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस से ठाकरे सरकार पर चुटकुली की है। शुक्रवार को पूर्व सीएम ने कहा कि पहले एक मंत्री ने महाराष्ट्र में अनलॉक की घोषणा कर दी थी। इससे लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई, लेकिन बाद में सीएम मुंह से सफाई आ गई कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अनलॉक के संबंध में नई नियमावली की घोषणा मुख्यमंत्री खुद करेंगे। फडणवीस ने कहा कि इससे यह लगता है कि अनलॉक का मुद्दा हो या कोरोना नियंत्रण समेत कोई और मुद्दा, महाविकास अघाड़ी सरकार में आपसी तालमेल का अभाव है। यहां एक मुख्यमंत्री और 5 सुपर मुख्यमंत्री है। ठाकरे सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि किसी भी सरकार में पॉलिसी डिसीजन लेने का अधिकार मुख्यमंत्री का होता है। मुख्यमंत्री जो फैसला लेते हैं उसके आधार पर बाकी मंत्री घोषणाएं करते हैं। मुख्यमंत्री द्वारा घोषणा किए जाने से पहले ही 5 मंत्री खुद को मुख्यमंत्री समझते हुए घोषणाएं कर देते हैं। उन्होंने कहा कि अघाड़ी सरकार में कई बार कई घोषणाएं अलग अलग मंत्री करते हैं। साथ ही फडणवीस ने नसीहत देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री को अपने मंत्रियों को अनुशासित करने की जरूरत है।
देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि राज्य में लॉकडाउन है या नहीं है, प्रतिबंध शिथिल हुए या नहीं हुए हैं, इस बारे में फैसले कंफ्यूजन को दूर किए जाने की जरूरत है। मुख्यमंत्री को यह दिखाने की जरूरत है कि उनका अपने मंत्रियों पर होल्ड है। महाविकास अघाड़ी सरकार में अलग अलग पार्टियों के मंत्रियों के श्रेय लेने की होड़ चल रही है, मुख्यमंत्री की चल ही नहीं रही है। केशवपुरा इलाका स्थित राम जानकी मंदिर के पास देर शाम एक युवक बंद मोबाइल टावर पर चढ़ गया, जिससे शहर में हड़कंप मच गया। युवक मोबाइल टावर के सबसे ऊपरी हिस्से पर जाकर बैठे माया, मौके पर लोगों की भारी भीड़ लग गई। सूचना पर महावीर नगर पुलिस मौके पर पहुंची, युवक को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो अड़ गया। बोला, पहले मेरी बाइक पुलिस से छुड़ाओ, तब नीचे उतरूंगा। समझाने के पार नहीं पड़ी तो पुलिसकर्मियों ने जैसे तैसे बातों में उलझकर युवक को नीचे उतारा, उसे पकड़ कर थाने ले गए। युवक की मां का कहना है कि पुलिस ने उसकी बाइक करीब 1.5 माह पहले जब्त कर ली है। उसे छोड़ने के बदले पुलिस 10,000 रुपए की मांग कर रही है। पुलिस से परेशान होकर वह टावर पर चढ़ गया। महावीर नगर थाना एसआई पवन ने बताया कि युवक दीपक पंचाल का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड है, हालांकि कुछ समय से उसने गलत काम छोड़ रखे हैं। रात को पाकिस्तान में 300 करोड़ रुपए की हेरोइन लेने के लिए भारत की तरफ से तस्करों ने पाकिस्तान की ओर पत्थर फेंके। उधर पत्थर पहुंचते ही पाकिस्तानियों को संकेत मिल गया। इसके बाद उन्होंने पाइप में डालकर 54 किलो से ज्यादा हेरोइन भारतीय सीमा से डाल दी। इस सारे प्रोसेस में पाकिस्तानी रेंजर्स की भूमिका भी संदिग्ध मानी जाती है। पाकिस्तान रेंजर्स की भूमिका में कटघरे में है। अब जांच एजेंसियों की इस बात की जानकारी जुटाने में लग गई है कि आखिर किस तरह पाक रेंजर्स तस्करों को सपोर्ट कर रहे हैं। बीकानेर के खाजूवाला में गुरुवार को बीएसएफ ने 300 करोड़ रुपए की हेरोइन पकड़ी थी। इसके बाद पुलिस ने उन 2 युवकों को गिरफ्तार कर लिया है, जो भारतीय सीमा से हेरोइन ले जाने के लिए बॉर्डर पहुंचे थे। बॉर्डर पर पहुंच जाने का यह सिग्नल था ताकि आगे का काम पाकिस्तानी तस्कर कर सके। इसके बाद उधर से पाइप डाला गया, माल लेकर भागते उससे पहले बीएसएफ ने फायरिंग कर दी। गिरफ्तार दोनों युवक पंजाब के रहने वाले हैं। गुरुवार देर रात उन्हें ग्रामीणों के सहयोग से पकड़ा गया। इन दोनों को अब जायसी के हवाले किया गया है। जामसर थाने में इनसे पूछताछ हो रही है। खुद एसपी प्रीति चंद्रा दोनों युवकों से पूछताछ कर रही है। उनके साथ बीएसएफ के आला अधिकारी भी हैं। दरअसल तस्करी करने वालों को इतना ही पता होता है कि उन्हें सामान लेकर कहां तक जाना है, उसमें आगे के बारे में उन्हें भी कुछ बताया नहीं जाता। इसी कारण वो पुलिस को ज्यादा जानकारी नहीं दे सके। भारत की सीमा में 3 तस्कर थे, इनमें से 2 की गिरफ्तारी हो चुकी है, एक फरार है। गिरफ्तार दोनों युवकों ने बताया कि तीसरा युवक गाड़ी चला रहा था, जो मौका मिलते ही भाग कर निकला। उसकी तलाश से बीएसएफ और पुलिस की टीम खाजूवाला सहित अनेक क्षेत्रों में दबिश दे रही है। भारत में टेररिज्म का जाल बिछाने के लिए पाकिस्तान ने जम्मू और कश्मीर को रास्ता बनाया था। ठीक वैसे ही नार्को टेररिज्म के लिए पंजाब के बाद अब राजस्थान के रास्ते खोलने की कोशिश की जा रही है। पड़ोसी देश की इस घिनौनी हरकत पे अब पाकिस्तानी रेंजर्स की भूमिका भी संदिग्ध मानी जा रही है। राजस्थान में हेरोइन की अब की सबसे बड़ी खेप बेचने की कोशिश विफल करते हुए बीएसएफ ने 2 युवकों को दबोचा है। इन युवकों से पूछताछ के बाद खुद बीएसएफ डीआईजी पुष्पेंद्र सिंह राठौड़ मानते हैं कि पाकिस्तान रेंजर्स की भूमिका संदिग्ध है। पाकिस्तानी रेंजर्स की भूमिका इस पूरे मामले में क्यों संदिग्ध है, इसके पुख्ता सबूत भी हमारे पास है। इन कारणों को बिंदुवार समझाना चाहिए। भारतीय सीमा के पास तस्करी का सामान लेने पहुंचे थे, वैसे ही पाकिस्तान सीमा में भी पहुंचे थे। हमारी तरह वहां भी गैर रेंजर्स का पहुंचना संभव नहीं है। ऐसे में बिना परमिशन कोई सीमा पर पहुंचा है तो पाकिस्तानी रेंजर्स क्या कर रहे थे? जिस पीवीसी पाइप में डालकर 300 करोड़ रुपए की हेरोइन भारत में धकेली गई थी, वो पाइप पाक सीमा तक कैसे पहुंच गया? विश्व पर्यावरण से ठीक एक दिन पहले जबलपुर में डूमना चिपको आंदोलन का आगाज हुआ। यह आंदोलन डूमना के जंगलों को उजाड़कर प्रस्तावित ग्रीन सपोर्ट सिटी के निर्माण के विरोध में शुरू हुआ था। आंदोलन में शामिल चेहरों का तर्क है कि यह किसी पार्टी से जुड़ा आंदोलन नहीं है, यह पूरे शहर का और उनके ऑक्सीजन को बचाने की मुहिम है।
चिपको डूबना आंदोलन की अगुवाई कर रही युवा कांग्रेस के समर्थन अवस्थी के साथ बड़ी संख्या में युवक डूबना जंगल पहुंचे। एयरपोर्ट के पास 25 एकड़ में प्रस्तावित ग्रीन सपोर्ट सिटी को लेकर लोगों में नाराजगी देखी जा रही है। उनका तर्क है कि बरेला के नीमखेड़ा में पहले से क्रिकेट स्टेडियम है, वहां चारों तरफ पर्याप्त जमीनें भी है, वहां इस प्रोजेक्ट को शिफ्ट किया जा सकता है, पर पर्यावरण को मत उजारो। युवा कांग्रेस के समर्थन अवस्थी ने बताया कि यह आंदोलन शहर के एक एक व्यक्ति का है। कोरोना की महामारी में हमने ऑक्सीजन की कमी समझ ली है। उम्मीद है कि हमारे सांसद जी को बस इन वन के महत्व की समझ आ जाएगी, बच्चों जैसी जिद छोड़ देंगे और इस वन को बख्श देंगे। इस जंगल को बेचने का लिए हम शहर के चौराहे तिराहे पर नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाएंगे। प्रदेश के कोरोना संक्रमण से राहत के बाद अनलॉक की प्रक्रिया धीरे धीरे की जा रही है, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं है। 6 से ज्यादा लोगों को इकट्ठा होने पर पाबंदी है, लेकिन लोग नहीं मान रहे हैं। रतलाम जिले के बरबोदना गांव में धार्मिक आयोजन के दौरान कलश यात्रा में सैकड़ों लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। इसके बाद गांव में कोरोना संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ गया है। भरतपुर में खो थाना इलाके में बीती रात पुलिस को सूचना मिली कि गौ तस्कर जीप में गोवंश को भर कर ले जा रहे हैं। पुलिस ने तस्करों को रोकने के लिए सड़क पर लोहे की कील बिछा दी, लेकिन तस्कर उनके ऊपर से होकर गाड़ी को भगा ले गए। इससे पहले उनकी गाड़ी के टायर फटकर बिखर गए और उसमें केवल रीम रह गया। पुलिस उनका पीछा करती रही, मगर तस्कर गाड़ी के 3 टायर फटने पर रीम से आग की चिंगारी उड़ने के बावजूद भी उसे करीब 8 किलोमीटर तक दौड़ाते रहे। तो अभी के खबरें फटाफट में बस इतना ही। अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए के न्यूज़। नमस्कार।